बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान। काफ़ी टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं हुआ था बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी। नो लेक्चर रिज्यूम हो जाएंगे। तो जहाँ से लास्ट टाइम हमने चीज़ों को छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करूँगा और फॉर योर डिमांड कि सर बाकी लेक्चर्स अपलोड कर दें। तो आज का लेक्चर पीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो प्रिपरेशन चल रही है और हमारा बैच भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टेस्टिंग स्टार्ट है। और आज का जो हमारा लेक्चर है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों से करनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। और अनाउंसमेंट ये है कि नोट्स की जो बुकलेट है वो ओपन हो जाएगी 18 मई के बाद। वो अवेलेबल होगी सब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स दे दें। हमारी पॉलिसी थी कि हम नोट्स को जो है ना वो सेल आउट नहीं करेंगे। बहरहाल आप लोगों की डिमांड के मुताबिक कुछ चीज़ें जो है ना आप लोगों को अपीयर करेंगे, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं 18 मई तक जो पेमेंट्स हो जाएंगी उन स्टूडेंट्स को बुकलेट्स जो है ना वो 18 मई से 20 मई के दरमियान जो है ना वो प्रोवाइड हो जाएंगी। आप बुकलेट आप लोगों को हार्ड फॉर्म में चाहिए या सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, वो आप लोगों को जो है ना वो उसकी कॉस्ट पे भी डिपेंड करेगा। ये चीज़ें तो लेक्चर हमारा जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर है। 1-2 लेक्चर मैंने इसके ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से रॉचडेल पायनियर सोसाइटी बनी यूरोप के कॉन्टिनेंट में। फिर उसने आगे जो है ना प्रिंसिपल्स बनाए, वो प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल अलायंस जो बना हुआ है कोऑपरेटिव का, वहाँ पे जो है ना इम्प्लीमेंट हुए। तो यहाँ से जो है ना सोशल डेवलपमेंट चेंजेस का जो है ना वो आगाज़ हुआ। अब जो ये नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें जो है ना मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों का एक एक क्वेश्चन जो है ना वो कई जो है ना वो डायमेंशंस में क्लियर होता चला जाएगा। और इसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल, किसी हेल्पिंग बुक, किसी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, कहीं से भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारे पास पेपर्स भी शामिल हैं, इसके अंदर सारा सिलेबस भी शामिल है। ईच एंड एवरीथिंग आर इंक्लूडेड इन माई नोट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्राम, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जर्मनी में, रशिया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सब में जो है ना स्टार्ट होती है। लेकिन जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट में, इसका आगाज़ जो था वो इंग्लैंड से हुआ था। मार्क में नहीं करूँगा, नोट्स ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, इससे फर्दर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जो मेरी स्ट्रेटजी होती है पढ़ाने की, ये कॉन्टिनेंट इंग्लैंड किसका हिस्सा है? कॉन्टिनेंट यूरोप का हिस्सा है। अब मैप में देखिए, ये सारा का सारा जो है ना वो यूरोप का हिस्सा है और नीचे जो है ना इसके साउथ अफ्रीका लगता है। यहाँ पे देखें, ये फ्रांस है, ये लंदन है, आयरलैंड है, डबलिन भी यहीं पे है, यूनाइटेड किंगडम ये वाला है, ठीक है। तो ऊपर आइलैंड है, वेल्स के कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो ये वाला सिस्टम हिस्सा जो है ना, यहाँ पे असल में जो है ना वो कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्टार्ट होता है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में। ग्रेट ब्रिटेन भी जो है ना इसको बोला जाता है। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 19th सेंचुरी में। अगर सेंचुरी पूछता है तो 19th सेंचुरी, अगर वो एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 1844, 1844। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। और उसके फादर कौन थे? उस पर्सन का नाम क्या था जिसने ये आइडिया दिया था, जिसने ये स्टार्ट की थी? रॉबर्ट ओवन। ये पढ़ चुके हैं कि सोशल रिफॉर्मर्स थे, मैन्युफैक्चरर थे, सोशलिज़म की थ्योरी उन्होंने दी थी। तो बेसिकली जो है ना 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में वहाँ पे जो रॉचडेल सोसाइटी थी या वो जो रीजन था यूनाइटेड किंगडम का, वो पॉवर्टी का शिकार था। वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो गरीब थे, जो आज जिस तरह का के पॉवर्टी के हालात हैं, क्राइसिस था, सोशल चेंजेस वहाँ पे लाना ज़रूरी थी। तो इसने आइडिया दिया, सबसे पहले जो है ना वो सोशल फार्मर्स थे जो वहाँ पे थे, उनको इस सिस्टम से बाहर निकाला। तो कोऑपरेटिव का वर्ड जो है ना यहाँ पे जो है ना स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर की इसने सोसाइटी की। कौन सी सोसाइटी? रॉचडेल पायनियर सोसाइटी थी, इक्विटेबल सोसाइटी। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि ब्रिटिश कोऑपरेटिव मूवमेंट में क्या होता है। यूनाइटेड किंगडम इस वक्त 7,000 जो है ना वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट कह लें कि कोऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे 7,000। ये एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर जो है ना कितने कोऑपरेटिव्स का हिस्सा है, तो इसमें कितने इंडिविजुअल्स हैं? 17 मिलियन लोग जो है ना यहाँ पे जो है ना वो काम करते हैं। और ये इसकी इकोनॉमी भी देख लें कि इसका साइज़ क्या है जो एक साल में ये कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जीडीपी का साइज़ है जो वो अर्न करते हैं। मॉडर्न कॉरपोरेशन स्टार्टेड विद द रॉचडेल पायनियर्स, ये मैं आप लोगों को बता चुके हैं। एक शॉप थी कहाँ पे? नॉर्दर्न इंग्लैंड टाउन रॉचडेल। कहाँ पे? ये 1844 में जो 19th सेंचुरी बनती है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव यहाँ पे कितने हैं? 621। कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोवाइडर्स कितने हैं? 619। हेल्थ एंड सोशल केयर कोऑपरेटिव्स कितने हैं? 111। कोऑपरेटिव स्कूल्स कितने हैं? 834।
और इसके अलावा बाकी भी चीज़ें हैं, रिटेल कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव रन कम्युनिटी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, फुटबॉल सपोर्टर्स हैं, ट्रस्ट हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, इसके अलावा वर्क ऑन बिजनेस वगैरह की यूनिट हैं। तो ये यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं कि ब्रिटिश कोऑपरेटिव मूवमेंट का इस वक्त जो खाका है वो क्या है। अब इसका ओरिजिन भी देख लें, क्यों हुआ था ओरिजिन, क्या वजह थी कि रॉबर्ट ओवन को ख्याल आया बैठे बैठे कि उसने जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है ना वो आइडिया दे दिया और उसके जन्म जाइए। असल में मैंने बता चुका हूँ कि एक्सट्रीम पावर्टी वहाँ पे उस वक्त, रैपिड सोशल चेंजेस थी, अर्बनाइजेशन में चीज़ें आ रही थी कि जो लोग शहरी थे उनको जो है ना फैसिलिटीज़ थी, लेकिन जो लोग देहाती थे उनका तो दूध भी नहीं बिकता था, वहाँ पे सब्ज़ी है, दूध है, गंदम है, ठीक है ना, तो उनको चेंजेस जो है ना वो लानी थी। तो ज़ाहिर मार्केट का कॉन्सेप्ट आना था, तो फूड की प्राइसेस बढ़ रही थी, वो खुद तो सेल कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ साथ जो है ना वो चीज़ों की प्राइस बढ़ रही थी, तो जो वो अफोर्ड कर नहीं कर सकते थे। मार्केटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि पैसा जो था वो सिर्फ मार्केट में जो लोग थे, जो बिज़नेस थे, जिसकी जो शॉप थी वो कमाते थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी थी। कौन सी? वर्किंग क्लास। इसको ना बॉर्जियाज भी बोलते हैं, लेकिन अगर वर्किंग क्लास को वो थर्ड क्लास बोलता है या बॉर्जियाज बोलता है। असल में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है ना यूरोप में, जब नेपोलियन बोनापार्टी जो है ना वो जंगें करता है उसमें, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, तो उसमें से 3 तरह की क्लासेस थी ना, एक थी एलीट क्लास, एक थी मिडिल क्लास, एक थी वर्किंग क्लास। एलीट क्लास में पोप वगैरह आते थे, नोबिलिटी जो होती थी उसमें जो आर्म्ड फोर्सेज या कमीशन रैंक की जो चीज़ें आती हैं, जॉब्स आती हैं, वो उसमें थे। और वर्किंग क्लास जो इसमें जो फार्मर्स वगैरह हैं, जो लोग जो है ना स्वीपर्स हैं, काम करते हैं, इनके ऊपर टैक्स लगा दिए जाते थे, और जो सारा दिन की इनकी कमाई होती थी ना, वो भी जो है ना पोप को देनी पड़ती थी या नोबिलिटी को देनी पड़ती थी। तो इस तरह का जो है ना इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। बहुत बुरा जो है ना वो सलूक होता था, जिसकी वजह से इसको चेंज लाना ज़रूरी था। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन जो है ना वो रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्राम, ये हमने पढ़ लिया, यूरोप से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो है ना वो मूव हुई थी एशिया पैसिफिक रीजन में, बाकी जो है ना वो अफ्रीका में इस तरह करके मूव होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड थ्रेटन द लाइवलीहुड्स ऑफ मैनी। ये देखिए, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है 18वीं सेंचुरी में, कहाँ पे होता है वो भी बताता हूँ। उससे क्या होती है कि इकोनॉमी में जो है ना वो बढ़ जाता है, पैसा, मवेशियत जो है ना वो बढ़ जाती है, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सोसाइटी में चेंज आ जाता है, लोग खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन जो लाइवलीहुड्स हैं, जो रोज़गार है, किन का जो है ना वो अफेक्ट होता है, जिनको ख़तरा होता है। तो मैंने बताया ना कि उस वक्त यूरोप में 3 क्लासेस थी, एक नोबिलिटी थी, एक एलीट क्लास थी, फिर एलीट क्लास में जो है ना आगे डिफरेंट क्लासेस बनी होती, पोप की जो है ना क्लास है, फिर उसके नीचे वाली क्लास है, फिर वर्किंग क्लास जिसको बोर्जुआइज बोलते थे, तो उसको जो है ना वो सारा टैक्सेशन का निज़ाम जो है ना वो इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, सारा का सारा जो है ना वो वही जो है ना वो। और इन वर्कर्स में फॉर्मर्स भी आते थे, ठीक है, लेकिन वर्किंग क्लास को जो है ना वो बोर्जुआइज का नाम दिया गया है। बोर्जुआइज में पीजेंट्स, फार्मर्स, इसके अलावा जो पियंस, ये सारे के सारे जो है ना वो नीचे वाले तबके के जो लोग होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। रॉबर्ट ओवन का पढ़ लिया, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये वेल्स के जो है ना वो रहने वाले थे, ठीक है, अफ्रीका में भी नहीं थे, एशियन में भी नहीं थे, अमेरिकन भी नहीं थे, क्योंकि ये यूरोपियन है। तो यूरोप में जो वेल्स है ना, अब रॉबर्ट ओवन का भी पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर जो है ना ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो मेरे नोट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे एक एक वर्ड जो है ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ आप लोगों ने स्किप नहीं करती। अगर स्किप करते हैं तो फिर आप लोगों की अपनी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं। बर्थ इनकी होती है 14 मई 1777 में न्यूटन, ये गांव है। मंटगमरी शायर, ये कंट्री का नाम है वेल्स। मंटगमरी शायर ये कह लें कि जो है ना वो ज़िला कह लें या सिटी कह लें, जहाँ पे जो, और इस सिटी का जो आगे से जो मेन एरिया है न्यूटन, और कंट्री कौन सा? वेल्स, जो मैंने बताया है कि वेल्स, इंग्लैंड, लंदन, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इन सब को जो मिला के क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। डेथ इनकी होती है 17 नवंबर 1858। कितने साल की एज में? 87। यहाँ पे पीपीएससी आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि पीपीएससी को जो है ना वो क्राइटेरिया बदल गया है उसका, चीज़ों को पूछने का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। 21,000 लोगों ने पेपर देना है और 26 सीटें हैं। इट्स मीन कि जो है ना वो राउंड अबाउट 950 लोगों का जो है ना वो एक सीट के ऊपर कंपटीशन है। तो इस एज का जो है ना उसने पेपर बनाना है। तो ये वेल्स के रहने वाले थे, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट और मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट। सीएम का मतलब है कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो आज की दुनिया का फादर भी यही कहलाता है। वेल्शमैन कौन? रॉबर्ट ओवन। जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? कॉटन की ट्रेड करते थे, कपास की। तो पुटिंग हिज वर्कर्स इन अ गुड इन्वायरमेंट, वो चाहते थे कि जो उसके अंदर जो कॉटन की ट्रेड के अंदर जो है ना उसके जो लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनको जो है ना एक्सेस होना चाहिए किसी चीज़ का, एजुकेशन का, और उनके जो बच्चे हैं उनको जो है ना वो राइट मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो ये आइडियाज़ उसके जहन में खटकते हैं और सक्सेसफुली जो है ना वो कॉटन मिल्स जो है ना वो बना लेते हैं बाद में। तो कहाँ पे? न्यू लानार्क, स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पे ये जो है ना मिल्स बनाते हैं,
इट वॉज हेयर दैट द फर्स्ट कोऑपरेटिव स्टोर वाज ओपन। तो यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव मिल के बाद कोऑपरेटिव स्टोर यहाँ पे ओपन होता है। तो इसकी सक्सेस के बाद उसको जो आइडिया आता है कि विलेज बनाते हैं कोऑपरेशन का, मतलब फिर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि विलेज के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे लोग आते हैं जहाँ पे वर्कर्स ये करते हैं, वो ड्रैग देमसेल्व्स आउट ऑफ पॉवर्टी। जो गरीब लोग हैं वो यहाँ पे आके काम करते हैं, तो यहाँ पे अर्निंग होती है, तो उनको जो है वो रोज़गार मिलता है। रॉबर्ट ओवन उनको सिखाते हैं किस तरह से फूड पैदा करनी है, किस तरह से कपड़े बनाने हैं और किस तरह से उन्हें अपने आप को ग्रूम करना है। तो ये जब ये चीज़ें सीख जाते हैं तो उनके जो पॉवर्टी के जो चांसेस होते हैं गुर्बत के, वो कम हो जाते हैं, उनको पैसा आने लगता है, अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, तरीका सिखाने लगते हैं। ही ट्राई टू पम्प सच कम्युनिटीज़ इन ऑर्बिस्टन, फिर उन्हें ऑर्बिस्टन स्कॉटलैंड में बनाई, फिर न्यू हार्मनी बनाई इंडियाना में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाई। तो लेकिन ये काम तो फेल हो गया, यहाँ पे सक्सेस उनको नहीं मिली। लेकिन यहाँ से मोमेंट का आगाज़ स्टार्ट हो जाता है, ये बात जो है ना यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। रॉबर्ट ओवन कौन थे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ये फ़िलासफ़र थे, ये भी कह सकते हैं कि राइटर ऑफ कोऑपरेटिव फ़िलासफ़ी। जो प्रिंसिपल इसने लिखे हैं कोऑपरेटिव कैसे चलानी है, क्या इसके रूल्स होने हैं, क्या इसका तरीकाकार है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका हेड कौन होगा, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी कौन सी होगी। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से क्यों मिल बनाई थी। फिलंथ्रोपिस्ट थे, ये फिलंथ्रोपी ही है कि लोगों को बुला के फिर उनको रोज़गार प्रोवाइड करना, इस अ फिलंथ्रोपिस्ट। पॉलिटिकल फिलासफर भी थे, सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं, फाउंडर ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म। ख्याली जो हुकूमत होती है ना, यूटोपियन का मतलब होता है जहन में ना कि मिसाली हुकूमत है, ख्याली पुलाव जो होते हैं ना, तरह की चीज़ें आती रहती हैं। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट और कोऑपरेटर भी हैं। तो इस तरह का कोई भी MCQs आप लोगों का अगर आता है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये लिख लीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन का एंड होता है। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज टुक प्लेस इन, कहाँ पे होती है, 1688 इंग्लैंड में। अच्छा, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे असल में एग्जैक्ट डेट इसके आगे आपको बताता हूँ, आप लोगों ने इससे जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना है। राइज ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज क्लोजली लिंक्ड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सवाल इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से कोऑपरेटिव का भी आगाज़ होता है। क्या है, कैसे लिंक होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। इन रेस्पॉन्स टू हार्श कंडीशन, क्या थी, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों को पता नहीं था। फेस बाई कौन फेस करते थे, वर्किंग क्लास बॉर्जोइज इन न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स, जो मैंने बताया है कुछ टाउन्स थे, विद अ वे टू कंट्रोल देयर ऑन इकोनॉमीज एंड एक्सेस गुड्स एंड सर्विस मॉडल इक्विटेबली। तो इस वजह से कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जो एग्रीकल्चर था, जो लैंडलॉर्ड था, उसको तो फैसिलिटीज़ थी, लेकिन वर्किंग क्लास क्या करे, जो मुंशी होते हैं, जो कासिद होते हैं, जो कह सकते हैं जो ज़मीन की रखवाली करते हैं, मतलब एक तो उनको जो पेमेंट मिलती थी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मैं कहता हूँ कि न्यूटन है, न्यूटन एक पर्सन है, वो जनाब जी रॉबर्ट ओवन की ज़मीनों का ख्याल रखता है, और रॉबर्ट ओवन उसको जो है ना मंथली जो है ना वो 10,000 रुपये देते हैं। अब 10,000 में से भी जो है ना वो क्या करता था, 6,000 रुपये पे करता था एज अ टैक्स की फॉर्म में पोप को, वहाँ पर नोबिलिटी को। बाकी जो 4,000 बचता था उसमें 4,000 का गुजारा तो उसका नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी था और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। क्यों कि चीज़ें जो है ना मॉडर्नाइज होना शुरू हो रही। IR मीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आज इसमें ट्रांजिशन क्या आया, ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इकोनॉमी के अंदर, ना सिर्फ यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका रेवोल्यूशन आता है। क्यों कि ये एफिशिएंट थी और स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था, सक्सीडिंग द सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसने इसको जो है दूसरी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सक्सीड किया। यहाँ से चीज़ें जो है ना अच्छी तेज़ी से बनने लगी, जो है ना एक्सपोर्ट होने लगी, दूसरों को मुल्कों में जाने लगी, तो जो है ना दुनिया का ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। बिगिनिंग इन ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट ब्रिटेन में UK, वेल्स, जो है ना वो आयरलैंड, ये तीनों कंट्रीज आते हैं। अराउंड 1760 यहाँ से अक्सर में स्टार्ट होती चीज़ें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड स्प्रेड टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गई, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बाई अबाउट 1840। तो इसका दौरानिया क्या है, 760 से लेके 1840 के दरमियान इसका पूछता है, एग्जैक्ट इसकी जो डेट नहीं है। ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड्स टू मशीन्स, न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन प्रोड्यूसिंग प्रोसेसेस, द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ वेदर पावर एंड स्टीम पावर, डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स। अब ये समझ लें कि जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी उसकी जगह पे मशीन आ गई, सारा का सारा जो है ना वो काम मशीन करने लगी, रोबोट सिस्टम आ गया। तो ये जो है ना वो डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। मैन मेड से चीज़ें जो है ना वो आर्टिफिशियल की तरफ चली गई। हेड क्वार्टर हुकुरन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, ये जनाब यहाँ पे है, सपोरो जापान में है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो मैंने यहाँ से इसको निकाला है। अच्छा, अब इसकी रेलेवेंट चीज़ें कैसे करनी है। ये मेजर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन है जापान के अंदर, इसको JA ग्रुप के नाम से भी बोला जाता है। JA ग्रुप अगर क्वेश्चन आता है क्या है तो इसका नाम है हुकुरन फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जापान, रेफर्स टू द नेशनल ग्रुप ऑफ 694 रीजनल कोऑप्स, ठीक है। JA का मतलब यहाँ पे कोऑप्स लिखा है। जापान कब बनी थी ये एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, ये 1919 में बनी है।
इसमें कितने यूनिट्स हैं? 108 यूनिट्स हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। और ये कहाँ पे है? होक्काइडो में है, जापान के अंदर जो ना इसका शहर है, रीजन है होक्काइडो में। इसका काम क्या था? फार्मर्स को सपोर्ट करना था, उनको जो है ना फूड की सप्लाई प्रोवाइड करनी थी, खुराक देनी थी। और होक्काइडो की जो प्रोडक्ट्स बनने लगी वहाँ पे, जो भी अगर गारमेंट्स बनी हैं, जो ना कपड़ा बना है, फूड बनी है, अगर चॉकलेट भी बनी है तो वो होक्काइडो के नाम से जो बनती थी। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के अंदर आई, फॉरेस्ट्री के अंदर आई, जहाँ से जो है डेवलपमेंट का आगाज़ होता है। अब देखिए हैं तो ये नोट्स, लेकिन ऐसे लगता है कि आप लोग चीज़ें जो है ना सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो कोऑपरेटिव जो है ना वो जनरेट हुई, किसने जनरेट की, किसकी तरफ फैली, क्या क्या हुआ उसके अंदर जो है ना वो फिर लिंक क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के साथ, किस तरह से बाकी कंट्रीज़ में वो फैली है। ये चीज़ जो है ना वो आपको किसी किताब के अंदर, किसी नोट्स के अंदर जो है ना वो प्रोवाइडेड नहीं होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज टुक प्लेस इन, कब हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहाँ पे हुई थी? ये फ्रांस के अंदर हुई थी। और इसका जो इरा था 1789 टू 1799। आप लोगों ने यहाँ पे एग्जैक्ट डेट जो है ना वो देख के इसको याद करना है। इसके फैक्टर्स क्या थे? वही फैक्टर्स थे। यहाँ पे असल में वो 3 क्लासेस थी। कौन सी? एक मैंने कहा है कि एलीट क्लास थी, जिसमें जो है ना वो पोप या चर्च वगैरह बने थे। दूसरी थी नोबिलिटी, और तीसरी थी जो है ना वो बोर्जोइज, जिसको वर्किंग क्लास बोलते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, उसमें कार्ल मार्क्स का पढ़ा हुआ है, तो वो भी इस चीज़ को जो है ना वो लिखते हैं, वर्किंग क्लास को जो है ना वो उसके फैक्टर्स लिखते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के हिसाब नाल, या फिर जो उसके फैक्टर्स लिखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो बोर्जोइज क्लास को जो है ना वो फेस करने पड़ रहे थे। एलीट क्लास के अंदर जो है ना वो जो पोप थे, जो चर्च वगैरह को कंट्रोल करते थे, जो सबसे समझ लें कि हेड ऑफ 3 क्लासेस वो कंट्रोल करते थे। नोबिलिटी के अंदर कमीशन रैंक, जैसे आर्मी की जनरल्स होते हैं, कमीशन रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, फिर ये इनहेरिटेंस के तौर पे चल रही थी। फिर वर्किंग क्लास के अंदर जो है ना वो गरीब लोग, जिस तरह कहते हैं ना कि उस वक्त पहले जो है ना वो 4 कौमें थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र जो है ना सबसे घटिया कौम कहते थे कि जो वर्किंग क्लास होती थी, उसके ऊपर सारे के सारे जो है रूल्स अप्लाई थे। तो असल में ये फैक्टर्स थे, कौन से? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे। पॉलिटिकल जो है ना वर्किंग क्लास जो है ना वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, कमीशन के रैंक उनको नहीं मिलते थे। इकोनॉमी के अंदर उसको जो है ना इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं रखते थे, उनको जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर नहीं रखते थे, बल्कि उनको मुंशी वाले काम, क्लर्क वाले काम रखते थे। सोशल आप लोगों को पता है कि पॉवर्टी का जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो इम्पैक्ट वर्किंग क्लास के ऊपर था। तो नेपोलियन बोनापार्टे एक पर्सनैलिटी है, आप लोगों को पता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो है ना मेन रेवोल्यूशनरी हैं, जिन्होंने इस खिते को जो है ना वो इसका जो लैंडस्केप है बदल के रख दिया। और उसके बाद तारीख़ में जो है ना आज तक जो इसकी हिस्ट्री है, जिसके बाद रशिया देखें तो किस तरह से ग्रो किया है उसने, आज पूरी दुनिया में जो है ना वो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है ना वो बना हुआ है। और पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना मल्टीपोलैरिटी का कंसेप्ट और सोशलिज्म की थ्योरी जो है उन्होंने प्रमोट किया है। कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगेन इन विच सेंचुरी? तो कोऑपरेटिव मूवमेंट अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस सेंचुरी में आगाज़ हुई थी, क्योंकि इसका क्वेश्चन पीछे पढ़ लिया है, पढ़ा चुका हूँ मैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट? ये भी पढ़ लिया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। द ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द राइटिंग एंड एक्टिविटीज़ ऑफ, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। Who left New Lanark to pursue other forms of cooperative organization and develop co-ops ideas through writing and lecture? ये भी आप लोगों ने खुद करना, ये भी मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। A group of weavers and other artisans in Rochdale, England set up the society to open their town store selling food items they could not otherwise afford. अब ये कह रहा है कि कितने आर्टिसंस थे, वीवर्स थे, जिन्होंने रॉचडेल के अंदर जो है ना वो जो है ना पायनियर की सोसाइटी बनाई थी, कोऑपरेटिव की सोसाइटी बनाई थी। तो ये फर्स्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों को MCQs का पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 28 जो है ना वो वीवर्स थे जिन्होंने मिलकर काम किया था। अब इसमें वो क्या था? रॉचडेल प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICM इन अलायंस। कब इन्होंने अडॉप्ट किए थे इंटरनेशनल लेवल पे प्रिंसिपल्स या असूल जो रॉचडेल में बने थे? देखो मतलब इस तरह का रॉबर्ट ओमन सोशल रिफॉर्मर्स था, जो उसने प्रिंसिपल्स बनाए वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, सिर्फ एक खत्ते के अंदर नहीं हुए। 1937 में एज द रॉचडेल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस नाम से जो है प्रिंसिपल जो है ना वो अडॉप्ट किए गए थे। फिर उसके बाद फेडरल रॉचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स, ये मैंने आप लोग पढ़ा चुका हूँ, 1844 में बनी, इंग्लैंड में बनी है। और इसमें ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप थी। वॉलंटरी का मतलब है कोई थर्ड मेंबर नहीं होगा, डायरेक्ट जो है ना वो कोऑपरेटिव के अंदर जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो काम करते थे, कोई चीज़ सेल करनी है, परचेज करनी है, टैक्स बनाना है, सारा कुछ। साउथ सुबर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ये कब बनाई गई थी? तो ये असल में 1918 में, एग्जैक्ट इसका जो जवाब है 1918 में। आप लोगों ने किसी अगर किताब से पढ़ना तो ये आप लोगों को गलत मिलेगा, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? क्रोडन। मेंबरशिप इसकी कितने? 1,60,000 लोग हैं इसमें। डिज़ोल्व ये कब होती है? 1984 में ये डिज़ोल्व होती है। बनती कब है? 1918 में बनती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके साथ कुछ और भी बता देता हूँ।
असल में इसका नाम है द साउथ सबर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी, SSCS, ये एब्रिविएशन आप लोगों ने याद रखना है। वाज अ कोऑपरेटिव रिटेलर इन साउथ लंदन, सुरे एंड कैंट, इंग्लैंड। ये आप लोगों ने सारे के सारे नाम याद रखने। इट बिकेम पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी बनी थी। कि कब बनी थी? 1918 में बनी थी। कहाँ पे ये बन गया? अब ये एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखनी है कि 1887 में जो है ना ये क्योडन में इसका हेडक्वार्टर बना था। ब्रोमले और क्रेज में ये बनी थी 1882 में ब्रोमले में, और 1870 में क्रेज में, और इसके बाद पिंग में और बेकनहैम में बनी है। ये डेट आप लोगों ने पढ़ लेनी है। 1930 में जो है ना ये मर्ज कर दी जाती है रिगेट इंडस्ट्रियल एंड प्रोविडेंट सोसाइटी के नाम से, जिसको टॉन ब्रिज जो है ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तौर पे इसको एक्सेप्ट करती है 1938 में। सारे के सारे इसके सवाल जो है ना साथ के साथ कवर हो जाते हैं। एक्ट 1912 वाज चेंज विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं, उसमें 1925 का एक्ट है। असल में ये 1912 का एक्ट था पहले। ये बाद में इसके प्रिंसिपल, और इसमें कितने उस वक्त सेक्शंस थे? 50 सेक्शंस थे, क्योंकि अब जो 1925 का एक्ट है इसमें 73 सेक्शंस हैं। इसको अमेंड किया गया था, ठीक है। और आप लोग देखें ना डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह करके लिखा होता है कि 8 ऑफ एक्ट 1925, ये अमेंडमेंट का नाम है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट करके इसको 1925 का एक्ट बनाया गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1 मार्च 1912 अंडर द पाकिस्तान कोड। उसका नाम क्या था? पाकिस्तान कोड। उनकी कौन सी मिनिस्ट्री उस वक्त कंट्रोल करती थी? देखो उस वक्त ब्रिटिश पाकिस्तान कह सकते हैं। पाकिस्तान एग्जैक्ट तो नहीं था 1912 में, 1947 में बना है, लेकिन ब्रिटिश की इरा का जो है ना वो कह सकते हैं। इसके नाम से जो है ना पाकिस्तान कोड। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको कंट्रोल करती थी, क्योंकि बाद में इसका नाम चेंज हुआ है। टोटल 50 सेक्शंस थे, लेकिन 1925 में 73 सेक्शन है। लास्ट वाला रिपील का सेक्शन है, यहाँ पे 50 जो है रिपील का सेक्शन था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 एक्ट ब्रॉडन द स्कोप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्पर्ड द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। काम क्या था? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इसने काम करना था, सोसाइटीज़ को अपलिफ्ट करना था। अर्बन जो सोसाइटी जो रूरल लोग थे उनको जो है ना निकालना था पॉवर्टी से, उनको जो है ना मीन्स प्रोवाइड करने थे कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। लोकल लेवल पे किस तरह इकोनॉमी उन्होंने जो है ना वो जनरेट करनी है, इसलिए जो है उसको ब्रॉड करना पड़ा, उसकी जो है ना मैनेजमेंट लानी पड़ी, उसके अंदर कुछ सेक्शन डालने पड़े, कुछ रूल्स बनाने पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है। फर्दर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इसमें होती रहती हैं। लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैकलागन कमेटी रिपोर्ट ऑन कॉपरेशन पब्लिश्ड इन, ये 1915 में जो है ना इसकी जो है ना वो पब्लिशमेंट होती है। असल में जो इनका नाम है सर एडवर्ड डगलस मैकलागन है, ये इनका इरा है। ये एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिटिश इंडिया में, और इन फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी 1920 में कोऑपरेटिव के ऊपर। ये चांसलर भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, कब से कब तक? 1919 से 1924 तक। 1923 में इसका जो रोल था गवर्नर ऑफ पंजाब के तौर पर था, जहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन किया था, इस चीज़ की बिल्डिंग बनाई थी, मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज बनाया था। उसके बाद जो है ना इसका रिनेम जो है ना वो कर दिया था, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है मैकलागन इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से, और बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर बन जाती है, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ना वो चंडीगढ़ बन जाता है। ही वॉज अवार्डेड नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और इन नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, इनको ये अवार्ड मिलते हैं। और ये उसकी कमेटी की रिपोर्ट थी, ये मैंने जो है ना आप लोगों के लिए निकाली है। इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो इस तरह करके जो है ना आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जहाँ से अच्छे से कवर हो जाते हैं। अभी इसके लेक्चर चलते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कोर्स है, इतना छोटा नहीं है। और इसमें सिर्फ 1925 1927 के एक्ट नहीं है, बल्कि इसके अलावा आप लोगों ने कुछ ऑर्डिनेंस भी करने हैं। पूरा सिलेबस करना है आप लोगों को, जो है ना पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अब आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो व्यू है ना वो आप लोगों को मुझे बताते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है ना आप लोगों का वो चीज़ बताती है मुझे। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड करने में जो है ना वो टाइम लगता है, लेकिन जब आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर टीचर का भी दिल नहीं करता कि वो चीज़ें जो है ना वो अपलोड करे। अब एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो है ना वो मर्ज़ी तो नहीं चल सकती है, लेकिन म्यूचुअली अगर जब स्टूडेंट्स कहते हैं तो फिर ये उसके बाद जो है ना ये चीज़ें आती हैं। तो इंशाल्लाह बुकलेट का वेट कीजिए, और उसकी जो पेमेंट है ऑर्डर की वो आप लोगों ने 18 मई से पहले जो है ना वो करवा लेनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट जो बेस होती है, ये जो पहले आएगा उसको चीज़ें पहले मिलेंगी, उसके बाद चीज़ें जो है ना वो बंद हो जाएंगी, तो डिलीवर नहीं की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।